नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, जो आज अपन बात करेंगे वो बात करेंगे जो अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी। अपनी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो विथ वीडियो सॉल्यूशन चल रही है। तो उसी कड़ी में अपना जो थर्ड टेस्ट था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का, जो अपना थर्ड टेस्ट था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का, उसी टेस्ट पेपर के ऊपर अपन आज डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नांकित सिद्धांतों में से किसने हेरी हेस ने प्रतिपादित किया था। आपको सिद्धांत दिए गए हैं और उसमें यह पूछा गया है कि इनमें से किस सिद्धांत को हेरी हेस ने प्रतिपादित किया था। यहां पहला ऑप्शन है प्रगामी तरंग सिद्धांत, संवहन सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह और प्लेट विवर्तनिकी। अगर आप कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ तो जो हेरी हेस ने सिद्धांत दिया था वो है ही नहीं, क्योंकि मेनली आपने क्या पढ़ा है कि जो हेरी हेस ने सिद्धांत दिया था वो 1960 में सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया था। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया था। ये बात तो आपके याद है, ये बात तो आपको पता है। अब दोस्तों, ये जो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है इसमें क्या कहा था? इसमें यह कहा था कि जो महासागरीय तली है, जो महासागरीय तली है वो किसकी बनी है? अपन थोड़ी सी इसकी बात करते जाते हैं साथ साथ ही। वो बनी है दोस्तों बेसाल्ट की, जिससे अपना क्या है पीछे का भी थोड़ा सा रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि अपना टेस्ट सीरीज का उद्देश्य यही है कि टेस्ट पेपर के साथ में आपकी जो कमियां हैं वो दूर हो और उसके बाद में जो चैप्टर है या जिस चैप्टर का टेस्ट हुआ है वो आसानी से पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, ये किसके बनी है? बेसाल्ट की बनी है। और बेसाल्ट की बनी है तो इनकी डेंसिटी होगी 3। इनकी डेंसिटी क्या होगी? 3 होगी। अब देखो, ये जो महासागरीय तली है इसके नीचे आपको मिलता है एस्थिनोस्फीयर। इसके नीचे आपको क्या मिलता है? इसके नीचे आपको मिलता है एस्थिनोस्फीयर। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल या एस्थिनोस्फीयर। क्लियर है यहां तक? अब क्या होता है, ये जो दुर्बलता मंडल है दोस्तों, यहां आपको मिलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन होता है तो यहां से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलती है तो यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है, और तापमान अगर बढ़ जाता है तो यहाँ ताप हास के लिए तो जगह नहीं है, क्योंकि ऊपर आ जाता है महासागरीय क्रस्ट और ताप हास के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ की चट्टानें किस में बदल जाती हैं? यहाँ की चट्टानें बदल जाती हैं दोस्तों मैग्मा में। मैग्मा में यह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है पूरी पृथ्वी के ऊपर। अब हेरी हेस ने क्या बताया था? हेरी हेस ने यह बताया था कि जो सागरीय नीतल है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि जो आपका एस्थिनोस्फीयर है इसमें चल रही हैं संवहनीय धाराएं, इसमें चल रही है कन्वेक्शनल करंट, इनमें चल रही है संवहनीय धाराएं। संवहनीय धारा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑथर होम्स के द्वारा दिया गया था सन 1928-29 में। क्लियर है? अब देखो क्या हो रहा है
कि जैसे ही जहां संवहनीय धाराएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है, जहां संवहनीय धाराएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है, वहां की प्लेटें भी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चली जाती हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि यहां का जो मैग्मा है, ये जो मैग्मा है, ये यहां जम करके ठोस हो जाता है, यहां जम करके ठोस हो जाता है। ये दोनों प्लेटें और दूर जाएंगी, ये दोनों प्लेटें और दूर जाएंगी, तो यहां मैग्मा का जमाव होता रहेगा। तो इसके ऊपर क्या है, ये सागरीय तली है, तो ऊपर ये महासागर है या ये जल है, ये क्या है, ये है जल। तो ये जो महासागरीय तली है, इसमें विस्तार होता रहता है और विस्तार होकर के साथ में नए क्रस्ट का निर्माण भी होता रहता है। क्लियर है यहां तक? यह सिद्धांत था हेरी हेस का सागर नितल प्रसरण। साथ ही हेरी हेस ने यह भी बताया था कि यहां किसका जमाव होता है, यहां कटकों का जमाव होता है, यहां कटकों का जमाव होता। अब यह कटकों का जमाव क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से लगातार क्या निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, यहां से लावा निकल रहा है। तो हेरी हेस ने यह भी बताया था कि जो महासागरीय कटक है, जो महासागरीय कटक है, इसके पास तो नवीन चट्टानें मिलेंगी और जैसे जैसे इनसे दूर जाते चले जाएंगे वैसे वैसे वहां पुरानी चट्टानें मिलेंगी। यह स्टेटमेंट भी कई बार देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? अब कटक के पास नवीन चट्टानें क्यों मिलेगी, क्योंकि मैग्मा निकल रहा है यहां से निकल करके पहले यहां जमेगा, फिर आगे खिसकेगा, फिर यहां जमेगा, फिर आगे खिसकेगा। तो कटक से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों की जो आयु है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, डिटेल से तो यहां बताना पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत किसने दिया था, सागर नितल प्रसरण हेरी हेस ने। अब समस्या ये आती है कि ये सिद्धांत तो अपने ऑप्शन में ही नहीं है। तो बाद में अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो किसका विस्तारित रूप था, वो विस्तारित रूप था सागर नितल प्रसरण का। जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ये किसका विस्तारित रूप था, सागर नितल प्रसरण का। तो अप्रत्यक्ष रूप से सागर नितल प्रसरण को ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या ये बोल सकते हैं कि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का ही मॉडर्न रूप कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया लगाना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब टेस्ट देते टाइम आपके कंफ्यूजन हुआ होगा। दूसरी चीज, प्रगामी तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, विलियम वेवेल के द्वारा दिया गया था। संवहन धारा सिद्धांत ऑथर होम्स के द्वारा दिया गया था 1928-29 में, यह भी ध्यान रखना। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया गया था और 1912 में दिया गया था। क्लियर है? मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है, बढ़े आगे। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है। देखो, अपन ने यह पढ़ा था थ्योरी की क्लासों में कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उस थ्योरी को कई सिद्धांतों से मिलाकर के दिया गया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था, कौन कौन सी थ्योरी मिलाकर के दी गई थी। एक तो थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऊपर से लिख लेता हूं और कोई डिटेल भी लिखनी हो तो। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, वेगनर के द्वारा। कब दिया गया था, 1912 में। ठीक है, दूसरा दिया गया था
संवहनीय धारा सिद्धांत, ये दिया गया था, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ऑथर होम्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ऑथर होम्स के द्वारा 1928 और 1929 में। फिर दिया गया था सागर नीतल प्रसरण, किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हेरी हेस के द्वारा। और कब दिया गया था? 1960। ठीक है। एक पूरा चुंबकत्व सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व सिद्धांत, इन सब सिद्धांतों को मिलाकर के, इन सब सिद्धांतों को मिलाकर के एक सिद्धांत दिया गया था। कौन सा? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कोई पर्टिकुलर अपना खुद की कोई थ्योरी नहीं है, पहले से जो थ्योरी चली आ रही थी उनको मिलाकर के एक नई थ्योरी दी गई है, उसको ही बोल दिया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है? तो देखो, महाद्वीपीय विस्थापन आधार है, सागर तल प्रसरण आधार है, पूरा चुंबकीय सिद्धांत बता देता हूं मैं, वाइन और मैथ्यू ने दिया था, वाइन और मैथ्यू ने दिया था। पूरा चुंबकीय आधार है, तो है कौन सा नहीं? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन इसका आधार नहीं है। हाँ, साइड में हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार हैं? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कुट का उपयोग कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। पहला, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। खैर यहां तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा है, लेकिन अपने को यही क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाए उसको लेकर के चलना है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है तो अपने को तो ये चीजें याद है, तो आप आंसर कर दोगे, लेकिन सीधा ये क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सोल्व करना है। पहली बात, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अपन ने अभी देखा है कि महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का आधार रहा है। ध्रुव संचरण, ये क्या चीज है अभी अपने को नहीं पता है। पूरा चुंबकीयता अभी अपन ने पढ़ा है, वाइन मैथ्यू का जो सिद्धांत दिया गया था पूरा चुंबकत्व सिद्धांत, वो भी आधार रहा है। तीसरा, भू संतुलन, आइसो स्पेसी। तो यहां मेरे को दो चीजें गलत लग रही हैं और आपको भी दो ही चीजें गलत लग रही होंगी, क्योंकि दो चीजें तो अपन ने पढ़ा है, लेकिन ये जो ध्रुवीय संचरण है और भू संतुलन है, इसका प्लेट टेक्टोनिक से कोई लेना देना नहीं है। भू संतुलन आइसोस्टेसी तो होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो भी उच्चावच पाए जाते हैं या उच्चावच देखे जाते हैं वो स्थिर कैसे हैं, इसके बारे में, भू संतुलन के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले विद्वान थे 1889 में, वो डटन थे। और ये क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों, भू संतुलन के बारे में सबसे पहले 1889 में ये शब्द देने वाले डटन थे। फिर डटन के बाद में बहुत सारे भूगोलवेताओं ने यह समझाने की कोशिश की कि पृथ्वी के उच्चावच किस तरीके से स्थिर है। उसमें पियरे वोगर आते हैं जिन्होंने एंडीज पर्वत के चिम्बारेजो चोटी का अध्ययन किया था। उसके बाद में सर जॉर्ज एरी आते हैं जो भारत के सर्वेयर जनरल थे और हिमालय के दक्षिण में दो जगह थी, कल्याण और कल्याणपुर, उनका अक्षांशीय मापन किया और उनकी गुरुत्व विसंगति ज्ञात की और यह पाया कि हिमालय में जितना आकर्षण दिखाई दे रहा है, जितना द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, उतना आकर्षण हिमालय में है नहीं। उसके बाद में प्रोट आए थे, उसके बाद में एरी आए थे।
तो इन सब को सिद्धांत दिया गया था भू संतुलन सिद्धांत, और ये बताया गया था कि पृथ्वी के जो उच्चावच हैं वो किस तरीके से स्थिर हैं। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां आंसर 2 और 4 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो ये क्वेश्चन टेक्निकल रूप से थोड़ा सा गलत था ऑप्शन में, तो यहां 2 और 4 एक जगह ऑप्शन होगा। क्लियर है? ठीक है, ये कुछ दिक्कत हो जाती है जब जो टेक्निकल टीम है या जो पीपीटी बनाने वाली टीम है वो टाइपिंग करती है, तो कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, है ना। तो कोई बड़े इश्यू नहीं है। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा 2 और 4। हर गलती हम भी दोबारा रीड करते हैं तो ध्यान में नहीं आती है, तो इसका आपको बोनस मिल जाएगा, आपको बोनस दे देंगे इसका। खैर 1-2 दिन से हम अब जो 3 रैंक हैं ऊपर की टॉप वो भी डालना शुरू कर देंगे, है ना, जिसे पता रहेगा। और जो ओवरऑल टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर करेगा उसको मिलेगा एक शानदार, अभी नहीं बताएंगे, है ना, बाद में बताएंगे। जो पूरी टेस्टों में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको हमारी तरफ से स्टडी मटेरियल या जो हमारी बुक्स हैं फर्स्ट ग्रेड की 6 किताबों का सेट है वो फ्री मिलेगा। ठीक है, तो लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। चीज़ें मैं सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, पहले टेस्ट की भी, दूसरे टेस्ट की भी और तीसरे टेस्ट की भी कर दूंगा, उसके बाद में चीज़ें कंटिन्यू हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताओ। मेसन, टूजो विल्सन, ब्लैकिट और डीज। पढ़ा था अपन ने कि जो प्लेट है, प्लेट क्या होती है भाई, पहले चलो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं जितना अपने को टाइम है। प्लेट क्या होती है? स्थलीय ठोस भाग को क्या कहा जाता है? स्थलीय ठोस भाग को प्लेट कहा जाता है। और प्लेट में मुख्य रूप से किन किन को शामिल किया जाता है? प्लेट में मुख्य रूप से किन किन को शामिल किया जाता है बताओ। प्लेट क्या होती है? प्लेट होती है स्थलीय ठोस भाग को प्लेट कहा जाता है। स्थलीय ठोस भाग को प्लेट कहा जाता है, जिसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? जिसमें शामिल किया जाता है ऊपरी क्रस्ट और निचला मेंटल। निचला मेंटल नाम आ रहा है, सॉरी, ऊपरी मेंटल। तो ये तो क्या है? ये तो है ऊपरी, या ये तो ऊपरी क्या, ये तो संपूर्ण क्रस्ट, संपूर्ण क्रस्ट और अपर मेंटल। इन दोनों को शामिल करके जो स्थलीय ठोस भाग होता है वो प्लेट होता है, जिसकी जो मोटाई होती है वो दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है। अब ये प्लेट महासागरीय तली की भी हो सकती है और ये प्लेट महाद्वीपों की भी हो सकती है। और इसके नीचे ही आपका अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, क्या देखने को मिलता है? इसके नीचे ही आपको एस्तीनो या दुर्बलता मंडल देखने को मिलता है। और प्लेट को अपन क्या बोलेंगे? इस भाग को लिथोस्फीयर बोलेंगे, या इसको अपन बोल देंगे स्थल मंडल। तो स्थल का जो ठोस भाग होता है या लिथोस्फीयर होता है वही क्या होता है? प्लेट होता है। प्लेट में क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को शामिल किया जाता है और प्लेटें संचलन करती हैं दुर्बलता मंडल पे। ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या है? प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1965 में किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था।
सिर्फ प्लेट शब्द, यहां ध्यान रखना, सिर्फ प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था और प्लेट के साथ विवर्तनिक जोड़ने वाले थे मॉर्गन। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो प्लेट है इसके साथ विवर्तनिक जोड़ने वाले थे मॉर्गन। ठीक है, क्लियर है? लो ले वो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। चलो, प्लेट विवर्तनिक की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? प्लेट विवर्तनिक की, देखो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि जो प्लेट शब्द है, प्लेट शब्द है वो किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था। टूजो विल्सन ने दिया था। कब दिया था? 1965 में। अब इस प्लेट के साथ विवर्तनिक शब्द जोड़ने वाले कौन थे? अभी मैंने बताया था मॉर्गन थे, और ये बात थी 1968 की। अब प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था मॉर्गन के द्वारा, मुख्य रूप से। यहां लिखना, मुख्य रूप से। फिर दिया गया था मैकेंजी और पार्कर। इन तीनों ने मिलकर के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया था, लेकिन मुख्य रूप से कौन थे? मॉर्गन थे। तो अगर तीनों ऑप्शन देगा तो आपको कुट दिया जाएगा, अगर सिंगल ऑप्शन आ रहा है तो मॉर्गन हो जाएगा। टूजो विल्सन ने सिद्धांत नहीं दिया था, सिर्फ प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हट जाता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में किसका योगदान था? वही क्वेश्चन आ गया है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में किनका योगदान था? लगाओ दिमाग, समझा चुका हूं पूरी चीजें। हेरी हेस का भी था, मॉर्गन का भी था, मैकेंजी का भी था, एक नाम और बताया है मैंने, पार्कर का भी था, पार्कर का भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? कंफ्यूज करने वाला सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें ये पूछा गया है कि विश्व में कितनी प्लेटें हैं। विश्व में कितनी प्लेटें हैं ये पूछा गया है इसमें। और इसमें ये चीज पूछी गई है कि विश्व में कितनी प्लेटें हैं। एक मैं थोड़ा सा नीचे बता दूंगा, चलो आपको। अब समझ में आ जाएगा आपके डायग्राम आसानी से।
ठीक है। अब देखो, यहां पूछा गया है कि विश्व में प्रमुख प्लेटें कितनी हैं, तो या तो 6 हैं और कुछ जगह 7 हैं। ठीक, अब अपन काउंट करते हुए चलते हैं। पहली प्लेट जिसमें अफ्रीका, ये नंबर 1 प्लेट है। पहली प्लेट कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट है, जिसका पूर्वी भाग हिंद महासागर का शामिल करता है और इसका पश्चिमी भाग अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग को शामिल करता है। अगर गति की बात की जाए दोस्तों, तो इस प्लेट की गति है उत्तर पश्चिम में। क्लियर है? ये गति है, उसका भी आप ध्यान रखना। नंबर 2 प्लेट प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग शामिल करते हुए, प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग और अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग शामिल करते हुए, यह है नंबर 2 प्लेट। ये जो प्लेट है, इसकी जो गति है वो है किधर? पश्चिम की तरफ। नेक्स्ट प्लेट में वो ही, अरे भाई, नेक्स्ट प्लेट में वो ही चीजें हैं, प्रशांत महासागर, और ये करते हुए ये है नंबर 3। और इस प्लेट की भी गति किधर है? पूर्व की पश्चिम की तरफ। अब कुछ विद्वान तो इनको 2 प्लेट मानते हैं और कुछ विद्वान इनको 1 प्लेट मानते हैं, उनकी अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्लेट कौन सी है? नेक्स्ट प्लेट है अपनी यूरेशियन प्लेट, जिसमें भी ये सारी की सारी चीजें शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, 3 और ये नंबर 4। और इस प्लेट की जो गति है वो भी कहाँ है? उत्तर पूर्व की तरफ इस प्लेट की गति है। 4 हो गई। अब नंबर 5 में दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये नंबर 5, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इस प्लेट की गति भी उत्तर पश्चिम की तरफ है। अब देखो, अब यहां कुछ बात कर लेते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर को शामिल किया जाता है। ठीक है। एक प्लेट कौन सी रह गई? कौन सा कलर यूज करें भी? हाँ, एक प्लेट रह गई, ये वाली, ये प्लेट रह गई। कौन सी? प्रशांत प्लेट। ये रह गई प्रशांत प्लेट। और प्रशांत प्लेट की जो गति है वो है पश्चिम की तरफ। क्लियर है? कितनी प्लेटें हो गई? 5 और एक ये प्लेट हो गई नंबर 6। और एक नीचे की प्लेट रह गई, उसको मैं दिखा देता हूं यहां। ये है नंबर 7 अंटार्कटिक प्लेट, जो अपनी जगह अभी अस्थाई दिखाई पड़ती है। इसका मैं नाम लिख देता हूं, अंटार्कटिक प्लेट। क्लियर है? अंटार्कटिक प्लेट। अब ये प्लेटें हैं। अब देखो यहां कंफ्यूजन क्या है। कुछ भूगोलवेता या कुछ किताबों में आपको अगर ये 2 प्लेटें अलग अलग दिखाई देती हैं तो आंसर हो जाएगा इसका 7। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है? तो इसमें या तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा तो वो डिलीट होने के चांस रहेंगे। मेनली हम टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड करते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सीधी सीधी चीजें तो देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट दूसरी बार दे रहे हैं, कई तीसरी बार दे रहे हैं, कई फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही है। मेनली दिक्कत वहां होती है, बहुत सारे स्टूडेंट वहां बाहर हो जाते हैं जहां 4-5 क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले होते हैं। वहां मेनली स्टूडेंट बाहर होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो हम वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो मेनली
कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अगर दोनों अमेरिका को अलग माना जाए तो 7, और अगर एक माना जाए तो प्लेट होंगी 6। क्लियर है? इनकी गति भी मैंने बता दी है। तो गति से क्या फायदा होगा? गति से फायदा ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि कहां अभिसारी सीमा है और कहां अपसारी सीमा है। वो मैं आगे बताऊंगा इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे। तो क्लियर है? तो आप दोनों में से कोई सा भी आंसर इसमें सही हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, हट जाता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट है? अब देखो दोस्तों, वापस उसी डायग्राम को ही अपने एक बार काम में ले लेते हैं। ये सारी की सारी प्लेटें बड़ी प्लेट हैं। ये सारी की सारी प्लेटें बड़ी प्लेट हैं। ये इस प्लेट में सबसे ज़्यादा स्थलीय भाग है, इस वजह से ये पूर्ण रूप से महाद्वीपीय प्लेट मानी जाती है। बाकी ये भी मानी महाद्वीपीय प्लेटें ही जाती हैं। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसको माना जाता है महासागरीय प्लस महाद्वीपीय प्लेट, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर का है। एक जो प्लेट है वो प्रशांत प्लेट है, ये पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है। और इसकी दो विशेषताएं हैं, ये सबसे बड़ी प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट है और सबसे पुरानी प्लेट है, सबसे पुरानी प्लेट है। ठीक है? तो ये जो 7 प्लेटें हैं ये मुख्य प्लेटों की कैटेगरी में आएंगी। इसके अलावा जितनी भी प्लेटें हैं वो गौण कैटेगरी में आएंगी। तो अब आंसर कर दोगे इसका। निम्नांकित में से कौन सी एक बड़ी प्लेट है? इसमें तो कौन सी एक पूछा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो प्रशांत प्लेट है वो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, सबसे पुरानी प्लेट है। जबकि नाजका, फिलीपीन प्लेट और काकेशस प्लेट छोटी या गौण प्लेटें हैं। क्लियर है? छोटी या गौण प्लेटें हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रशांत प्लेट आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इनमें से कौन सी लघु माइनर प्लेट नहीं है? माइनर प्लेट नहीं है, वही आपको 7 प्लेटें ध्यान रखनी है। और 7 प्लेटों में एक नाम आ रहा है अंटार्कटिक। बाकी फिलीपींस प्लेट, नाजका प्लेट और अरब प्लेट तीनों ही छोटी या गौण प्लेटें हैं। ठीक है? तो इस एक क्वेश्चन की थ्योरी से ही आपको सारी चीजें आगे की समझ में आती चली जाएंगी। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है। 7 अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही किया है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेटों के एग्जाम्पल हैं? कौन से छोटी प्लेटों के उदाहरण हैं? तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट कैसी है? बड़ी प्लेट है। फ्यूजी प्लेट छोटी प्लेट है। अरेबियन प्लेट जो अरब का आपका प्रायद्वीप है वो वाला भाग, काकेश प्लेट छोटी प्लेट है। तो इसमें एक जो चीज है वो गलत हो रही है। तो इसके आंसर होगा 1, 2 और 4। कहां है 1, 2 और 4? 1, 2 और 4। इनकी स्थिति भी बताऊंगा मैं। छोटी प्लेटों से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टेस्ट पेपर इस हिसाब से ही बनाया जाता है कि उसमें पूरा चैप्टर आ जाए। तो ये आ जाएंगे, नाजका प्लेट कहाँ है, इनसे किस चीज का निर्माण हो रहा है, काकेश प्लेट कहाँ है, जैसे मध्य अमेरिका में है, अरेबियन प्लेट जो अरब का प्रायद्वीप है वहां है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उसके बारे में विचार करना है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभाजित है। सही है।
मुख्य प्लेटें केवल नवीन वलित पर्वतों के द्वारा सीमांकित होती हैं। ये यहां ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुख्य प्लेटें हैं, जो अपनी मुख्य प्लेटें हैं, क्या ये चारों तरफ से पर्वतों के द्वारा सीमांकित है? गलत हो गया। यहां कहां पर्वत है, यहां कहां पर्वत है? यहां तो है एटलस पर्वत, इधर भी देखें तो यहां तो हिमालय पर्वत है, बाकी इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, बाकी इधर कौन से पर्वत है? नहीं है। तो ये चीज वैसे ही गलत हो गई। तो इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है दोस्तों वो सही है। इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है। स्टेटमेंट दूसरी जो नवीन वलित पर्वतें हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्लेटें एक तरफ मरुस्थलों से भी है, महासागरों से भी है। क्लियर है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। निम्नलिखित में से गौण प्लेटें हैं। फ्यूजी प्लेट गौण प्लेट है, अरेबियन प्लेट गौण प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बड़ी प्लेट है, नाजका प्लेट छोटी प्लेट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो जहां थर्ड आ रहा है उसको तो सीधा ही कट कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। इस हिसाब से आप क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कि जितना आपको पता है उसका एनालिसिस पहले कर लो, उसके बाद में दिमाग लगाओ, या उसके बाद में सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो दिमाग लगाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट मुख्य प्लेट नहीं है? इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट, मतलब हैं तो सारी की सारी बड़ी प्लेटें, हैं तो सारी की सारी बड़ी प्लेटें, लेकिन मुख्य प्लेट नहीं है। आंसर आ जाएगा नाजका। अब ये नाजका बड़ी प्लेट क्यों है उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। देखो, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट तो सारी की सारी बड़ी प्लेटें हैं ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जो नाजका प्लेट है, नाजका प्लेट बार बार इसकी स्थिति आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये क्या है? सही नहीं बना डायग्राम थोड़ा सा। अरे भाई बन जाओ। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है और ये है दक्षिण अमेरिका। ये कौन सी प्लेट है? दक्षिण अमेरिकन प्लेट है। अब दक्षिण अमेरिकन जो प्लेट है इसमें किस किस को शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है, इसमें किस किस को शामिल किया जाता है? पश्चिमी अटलांटिक को, पश्चिमी अटलांटिक को इसमें शामिल किया जाता है, पूर्वी प्रशांत को, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका को। ये तीनों मिलकर के दक्षिण अमेरिकन प्लेट का निर्माण करते हैं। अब देखो, अब यहां एक प्लेट है दोस्तों, और ये प्लेट कौन सी है? ये प्लेट है नाजका। ये प्लेट कौन सी है? नाजका। और यहां क्या है? फिर यहां ये तो चल ही रहा है, ये तो ये तो कौन सा है? ये है प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट। अब जो प्रशांत प्लेट है वो किस तरीके से गति कर रही है? वो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, वो पश्चिम की तरफ गति कर रही है, जबकि ये जो प्लेट है ये पूर्व की तरफ गति कर रही है। कौन सी? नाजका। जबकि ये प्लेट किधर गति कर रही है? ये प्लेट गति कर रही है पश्चिम की तरफ।
अब देखो, अब आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। पहली बात, जो दक्षिण अमेरिकन प्लेट है वो दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी अटलांटिक महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, इन तीनों से मिलकर के बनी है। इसका अधिकांश भाग स्थलीय होने के कारण ये स्थलीय या महाद्वीपीय प्लेट है, जो नाजका प्लेट के साथ तो अभिसरित हो रही है। अभिसरित का मतलब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं। तो यहां नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट का क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। और अभिसरण होने की वजह से यहां एक माउंटेन का निर्माण हुआ है, और वो है एंडीज। और वो कौन सा है, एंडीज पर्वत है, जो विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे बड़ी वलित पर्वत श्रेणी है। वलित पर्वत क्या होती हैं, वे माउंटेन जो अपनति और अभिनति के रूप में होते हैं। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो अपनति, और नीचे धसे हुए भाग होते हैं पर्वतों के, वो अभिनति होते हैं। क्लियर है? तो जो नाजका प्लेट है और दक्षिण अमेरिकन प्लेट है ये आपस में अभिसरित हो रही हैं, और नाजका प्लेट और प्रशांत प्लेट अपसरित हो रही हैं। ये जो किनारा है ये अपसरण का है। तो यहां क्या होगा, यहां महासागरीय कटकों का निर्माण हो रहा है। और जहां एक दूसरे से प्लेटें टकराती हैं तो महाद्वीपीय भाग के ऊपर तो वलित पर्वत बनेंगे, और महासागरीय भाग में खाई बनेगी, और इस खाई को कहा जाता है पेरू चिल्ली खाई। ये भी ध्यान रखना, जहां एक तरफ महासागरीय और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण नीचे धंसती है, और महासागरीय प्लेट हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। और महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे, जबकि महासागरीय प्लेट की तरफ गर्त बनेंगे। तो यहां तो फोल्ड माउंटेन बन गया एंडीज पर्वत, और यहां गर्त बन गया महासागर में पेरू चिल्ली खाई। क्लियर है? अब अपन क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सी बड़ी प्लेट मुख्य प्लेट नहीं है? यहां तक समझाया, ये तो क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लेना देना अब है। अब देखो दोस्तों, जितनी भी छोटी प्लेटें हैं, चाहे नाजका हो, यहां काकेश प्लेट आ जाती है, यहां जुआन डी फूका आ जाती है, इधर अपन चलते हैं तो अरब प्रायद्वीप पे अरब प्लेट आ जाती है। जितनी भी छोटी प्लेटें हैं उनमें सबसे बड़ी प्लेट है नाजका, और यही बात यहां पूछना चाह रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी प्लेट है नाजका, तो छोटी प्लेटों में सबसे बड़ी और मुख्य प्लेट नाजका। ठीक है? क्वेश्चन मेनली आपको इस भाग से ही पूछा जाता है, चाहे तो नाजका से पूछ लिया जाए, चाहे इधर जुआन डी फूका से पूछ लिया जाए, चाहे इधर काकेश से पूछ लिया जाए। इनसे ही मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सभी प्लेटें प्रशांत महासागर के साथ तो क्या है, अपसरित हैं, बाकी अमेरिकन प्लेट के साथ अभिसरित हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। तो 30-35 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन ही हुए हैं भाई अभी। छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट के बीच स्थित है। कहां स्थित है? छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट कहां स्थित है, मैं बता देता हूं आपको। पहले तो यहां स्थित है, यहां कैरोलिन प्लेट स्थित है। ठीक है? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब आ जाओ, अंटार्कटिक और प्रशांत प्लेट के बीच में नहीं है, नहीं है। अंटार्कटिक और प्रशांत प्लेट के बीच में तो कौन सी प्लेट है? अमेरिकन प्लेटें हैं। दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में तो अभी अपन ने बात की थी, काकेश प्लेट है।
मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत प्लेट, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में तो काकेस प्लेट है, दक्षिण अमेरिका प्रशांत के बीच में नाजका प्लेट है। तो चीजें सही नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में कैरोलिन प्लेट स्थित है। ठीक है, कैरोलिन प्लेट भी छोटी प्लेट का एग्जाम्पल है। बड़ी प्लेटें तो 7 हैं बस, उसके अलावा छोटी प्लेटें हैं, और छोटी प्लेटों में भी सबसे बड़ी प्लेट और सबसे महत्वपूर्ण प्लेट नाजका प्लेट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाजका प्लेट स्थित है, अभी मैंने बता दिया इसको, तो यहां आपको समझाने की जरूरत नहीं है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में नाजका प्लेट कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका के पूर्व में। देख लो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। ठीक है, देखो मैंने भी गलत कर दिया ना जल्दबाजी में। ये चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। अभी देखो एक डायरेक्शन की सिंपल सी चीज थी, लेकिन गलत टिक लग गया ना, और जैसे यहां गोला भी भरा जाएगा तो आपको यही होगा कि ये क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन फिर भी गलत कर दिया। तो जितना हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि पूछना क्या चाह रहा है। पर्टिकुलर छोटा सा डायग्राम बना लो अगर टाइम है तो। जैसे ये पूछना चाह रहे हैं तो यहां ये डायग्राम बना लो और यहां नाजका प्लेट दिखा दो। अब डायरेक्शन देख लो, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में इसका सही आंसर आएगा। क्लियर है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिकन प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी? अच्छा क्वेश्चन है ये, करो कमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? देखो, कैरेबियन प्लेट, काकेस प्लेट, स्कोरियो प्लेट और नाजका प्लेट। अब देखो, अब अपन डायग्राम बनाते हैं अपना। पहले तो ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब प्लेट पढ़ रहे हैं तो सबकी प्लेट लगा ही देते हैं। ये है दक्षिण अमेरिकन प्लेट। ठीक है, अब यहां जितनी भी प्लेटें पूछी गई हैं उनकी लोकेशन एक बार अपन देख लेते हैं। ये है कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। इधर ये अपन ने पढ़ा था, ये है नाजका प्लेट, ताकि इधर वाला क्लियर ही हो जाए, है ना। ये है नाजका प्लेट। फिर यहां है काकेस प्लेट, काकेस प्लेट। यहां है जुआन डी फूका प्लेट। ये स्थिति है अमेरिकन प्लेट को लेकर के। इधर क्या आ जाएगी, इधर मैं बना देता हूं। कह रही है शुरू यहां से ही हो जाती है, शुरू यहां से ही हो जाती है, लेकिन एक बार अपने को समझना है। ये है प्रशांत प्लेट। ये स्थिति है सारी की सारी।
इधर यूरेशियन प्लेट, इधर अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, अब देखो ये प्लेट हैं, ये सारी की सारी जो प्लेटें हैं दोस्तों, उनका संचलन है इस तरफ, उनका संचलन है इस तरफ। अमेरिकन प्लेट का संचलन है इस तरफ, जबकि प्रशांत प्लेट का संचलन है इस तरफ। अब आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी कि इन जो छोटी प्लेटें हैं इनका पश्चिमी किनारा तो है अभिसारी। अभिसारी को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, एक बार देख लेना ना। ये तो है डैश डैश, ये तो है अभिसारी, और ये से मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, अपसारी। ये क्या है, अपसारी। ठीक है, अब यहां क्या पूछने चाह रहे हैं, अब ये पूछना चाह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिकन प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात की थी, है ना। तो यहां कौन सी प्लेट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा नाज़का प्लेट। यहां जो पर्वत बन रहा है वो बन रहा है एंडीज, यहां जो पर्वत बन रहा है वो बन रहा है रॉकीज, यहां जो पर्वत बन रहा है वो बन रहा है रॉकीज। और यहां एक प्रशांत महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा है जिसको बोला जाता है पूर्वी प्रशांत कटक, पूर्वी प्रशांत कटक। क्लियर है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ती अमेरिकन और प्रशांत महासागरीय के प्लेट के बीच में कौन सी लघु प्लेट है? जो समझ लिए उनको थोड़ा फास्ट निकालते हैं ना, ताकि वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा नहीं हो। ये चीज है अपन ने अभी समझा ना, काकेश प्लेट, ये मध्य अमेरिका, ये काकेश प्लेट, और ये प्रशांत प्लेट। तो पूछना क्या चाह रहे हैं, प्रशांत प्लेट के बीच में कौन सी लघु प्लेट स्थित है? इधर प्रशांत प्लेट, ये मध्य अमेरिका, ये काकेश प्लेट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, काकेश प्लेट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, कोकेश या काकेश प्लेट आ जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, आधे ही नहीं हुए हैं अभी तो। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट इंडियन और फिलीपींस प्लेट के बीच में स्थित है? क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही आया था, कैरोलिन प्लेट। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट इंडियन और फिलीपींस प्लेट के बीच में स्थित है? दोस्तों आंसर क्या होगा, कैरोलिन प्लेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गौण प्लेटों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम व्यवस्थित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण की तरफ यहां कौन सी प्लेट थी? जुआन डी फूका, अलास्का के पास। यहां कौन सी प्लेट थी? काकेश। यहां कौन सी प्लेट थी? नाज़का। तीन को तो आपको पता है ही है, क्योंकि कई देर से ये चीजें चल रही हैं। तो पहले तो इस पे ही आ जाओ। पहले जुआन डी फूका, दो कहां आ रहा है? दो यहां आ रहा है। इसका मतलब अब अपने को इन दो के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन करना है। इनको काट दो, इन दोनों को कट कर दो। ये आपको बताया जा रहा है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करने का तरीका साथ साथ। अब देखो यहां जुआन डी फूका, दूसरा काकेश, नंबर 3 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आपका आंसर तो यहीं सही हो गया, लेकिन अपने को यहां तो पढ़ना है। तो फिर नंबर 1 नाज़का और स्कोशिया। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभार आप बहुत कम पढ़े हुए हो, लेकिन अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करते हो, लगभग 99% क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। उनको देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण
अफ्रीका एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुआ है? कौन सा हुआ है भाई? हिमालय पर्वत, हिमालय और आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, आल्प्स और एटलस पर्वत। हिमालय को तो आपको पता ही है, हिमालय का तो आपको पता ही है भाई। तो अब अपन ने ज्यादा नहीं बना करके जो पार्ट अपने काम आ रहा है उसकी ही डायग्राम अपन बना लेते हैं। ठीक है, ये लो। ये कौन सी प्लेट है दोस्तों? ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट कौन सी है? ये प्लेट है अफ्रीकन प्लेट। यहां नहीं लिखेंगे इसका नाम, यहां लिखेंगे अफ्रीकन प्लेट। फिर ये प्लेट कौन सी है? यहां एक और बना दूं मैं, ऑस्ट्रेलिया। और ये प्लेट कौन सी है? ये प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, गति की बात कर लेते हैं सबकी। इसकी गति इधर, इनकी गति भी इधर, इसकी गति इधर। अब देखो, अब कायदे से देखा जाए तो यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से अभिसरित हो रही हैं। कायदे से देखा जाए तो यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से अभिसरित हो रही हैं, लेकिन यहां ध्यान ये रखनी है कि यहां कुछ छोटी मोटी प्लेटें भी काम कर रही हैं। जैसे यहां ही आ जाएगी आपकी अरेबियन प्लेट, यहां आ जाएगा आपका ये जो भाग है, ये भाग किसका है? ये भाग है अरेबियन प्लेट का, ये भाग है अरेबियन प्लेट का। यहां भी कुछ छोटी प्लेटें हैं। दूसरी बात, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की गति में बहुत अंतर है। अफ्रीकन प्लेट वर्तमान समय में लगभग स्थिर अवस्था में आ गई है, लेकिन पहले इस प्लेट को उत्तर की ओर जब प्रवाहित हुई थी तब इसकी गति ज्यादा थी। तो यहां एक माउंटेन का निर्माण हुआ था, और वो कौन सा था? एटलस माउंटेन। और साथ ही यहां आल्प्स माउंटेन का निर्माण हुआ था। तो ये कौन सा है? एटलस। और ये कौन सा है? आल्प्स। और अभी ये स्थिर होने की वजह से ये जो भाग है, ये भाग ऊपर की तरफ जाने की वजह से यहां जो आपका लाल सागर है उसकी तली में प्रसार हो रहा है। उसकी तली में क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? यूरेशियन प्लेट, एरो मैंने उस तरीके से लगाए थे, यूरेशियन प्लेट इधर थोड़ा प्रवाहित हो रही है, मतलब प्रशांत प्लेट की तरफ प्रवाहित हो रही है, और प्रशांत प्लेट इधर से इस तरीके से आ रही है। ये फिनोमिना है पूरी की पूरी, है ना। तो यहां क्या है? यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टकराने से एटलस और आल्प्स माउंटेन बने थे। थोड़ा सा मैंने यहां आपको इसकी डायरेक्शन गलत बता दी थी। इसकी डायरेक्शन ऐसे बता दी थी, ऐसे नहीं, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसकी डायरेक्शन किधर है? ऐसे दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो ये भाग अफ्रीकन प्लेट्स के टकराने से यहां एटलस और आल्प्स पर्वत की रचना हुई थी। और ये जो भाग है, ये जो भाग है अरेबियन प्लेट का, ये जा रहा है उत्तर
पूर्व की तरफ, मतलब ये भी थोड़ा इस तरीके से ही जा रहा है। तो यहां जो लाल सागर है उसका विस्तार हो रहा है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना, मैंने यूरेशियन प्लेट के जो एरो ऐसे बताए थे, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशांत प्लेट की उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होने वाली गति को के माध्यम से समझाया जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अब एक बार अपने को वही लोकेशन जो अपनी है, मैं ऐसे ही बना देता हूं ना थोड़ा सा, ये क्या है, ये है अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये कौन सी है दोस्तों, ये है अमेरिकन प्लेट। और ये सारा का सारा भाग किसका है, ये सारा का सारा भाग है प्रशांत प्लेट का। ये सारा का सारा भाग किसका है, और इधर कौन सी है, इधर ये है यूरेशियन प्लेट। इधर ये यूरेशियन प्लेट आ गई और नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या देखा था, वो चीज एक बार फिर से देखते हैं। यहां नाजका, यहां काकेस, यहां जुआंडी फूका, ठीक है। अब इन सब की जो डायरेक्शन है, इन सब की डायरेक्शन है वो इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर है। जबकि जबकि प्रशांत प्लेट की डायरेक्शन इधर है, और यूरेशियन प्लेट की डायरेक्शन किधर है, अभी मैंने बताया था, ऊपर एरो कर दिया था, इसकी डायरेक्शन इधर है। और यहां छोटी छोटी प्लेटें हैं, यहां फिर से छोटी छोटी प्लेटें हैं, कैरोलिन, फिलीपींस जैसे प्लेटें हैं, ठीक है। और यहां ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन, और ये जो प्लेटें हैं ठीक प्रशांत महासागर के सामने जा रही हैं। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशांत प्लेट का उत्तर दक्षिण पूर्वी पूर्वी हिस्सा तो है अपसरण का, अपसरण का मतलब दूर जा रहा है, और इसका पश्चिमी हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी हिस्सा इसका है अभिसरण का। पश्चिमी हिस्सा किसका है, इसका अभिसरण का है। और ये भाग क्या है इसका, अपसरण का है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि यहां एक जगह है, यहां प्रशांत महासागर में एक हॉटस्पॉट है, यहां एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां से मैग्मा लगातार निकलता रहता है। ये क्या है, इसका मैं लिख देता हूं हॉट स्पॉट। अब हॉट स्पॉट क्या होते हैं, जहां से मैग्मा लगातार निकलता रहता है। क्लियर है, जहां से मैग्मा लगातार निकलता रहता है। अब जैसे ही प्रशांत प्लेट उस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी, तो वहां बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गार हुए, वहां बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गार हुए, और बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण वहां क्या हुआ, छोटे छोटे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हो गया। छोटे छोटे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हो गया। और जैसे जैसे प्रशांत प्लेट आगे बढ़ती गई,
जैसे जैसे प्रशांत प्लेट आगे बढ़ती गई वैसे वैसे और पीछे द्वीपों का निर्माण होता चला गया, जिनको मुख्य रूप से हवाई द्वीप कहा जाता है। हवाई द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? हवाई द्वीप समूह का निर्माण हॉटस्पॉट की वजह से हुआ है। तो ये थ्योरी किसने बताई थी? ये बताई थी विल्सन ने, हॉटस्पॉट थ्योरी। हेरी हेस ने सागर नीतल प्रसरण दिया ही था, फटाफट बता दो कब दिया था? 1960 में दिया था। होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत 1928-29 में दिया था। इनमें से कोई का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना कि हॉटस्पॉट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? विल्सन के द्वारा। और आपको यह भी पता चल गया होगा कि हवाई द्वीपों का निर्माण किस वजह से हुआ है? तो ज्वालामुखी के उद्गार की वजह से हुआ है। क्लियर है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भाई। अब देखो यहां बात होगी प्लेट किनारों को लेकर के। प्लेट किनारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यहां समझना पड़ेगा, नया कॉन्सेप्ट आया है। अब अपन बात करेंगे किसकी? प्लेट किनारों की। सबसे पहली बात तो जो प्लेट होती है उसके जो ये भाग होता है, यही इसके क्या होते हैं? यही इसके किनारे होते हैं। ये क्या है? किसी प्लेट के किनारे हैं। अब ये किनारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है अपसारी। अपसारी में क्या होता है? अपसारी में 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। एक होता है अभिसारी, अभिसारी। और अभिसारी में क्या होती है? 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराती है। एक होता है सरकसी, जिसमें ना तो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और ना एक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, उसको बोला जाता है सरकसी। यहां तक क्लियर है? अब देखो अपसारी प्लेट किनारों में क्या होता है? अपसारी प्लेट किनारों में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने के कारण, एक दूसरे से दूर जाने के कारण यहां नए स्थलखंड का निर्माण होता है। नए स्थलखंड का निर्माण होने की वजह से इसको बोल दिया जाता है रचनात्मक प्लेट किनारा। मतलब पहले कोई प्लेट यहां थी, उसमें अभिसरण हुआ, सॉरी अपसरण हुआ, तो नीचे का जो एस्टिनोस्फीयर से मैग्मा हुआ यहां निकल करके ठोस हो गया, फिर किसका आया? फिर ठोस हो गया, फिर किसका आया? अब देखो जो प्लेटें इतनी थी, अब धीरे 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 उनका धरातल बढ़ रहा है। और ये धरातल बढ़ना मतलब धरातल की रचना हो रही है, रचना हो रही है, तो इस वजह से इनको बोल दिया जाता है रचनात्मक प्लेट किनारा। अभिसारी प्लेट किनारों में क्या होती हैं? प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर के टकराती हैं, और टकराती हैं तो बहुत सारी प्लेटें टूट जाती हैं, और टूटने की वजह से क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। तो इनको बोल दिया जाता है विनाशी प्लेट किनारा। इसमें क्या होता है? इसमें ना दूर जा रही हैं ना टकरा रही हैं, तो ना विनाश होगा ना रचना होगी, तो इसको बोल देते हैं निष्क्रिय सीमांत या निष्क्रिय प्लेट किनारा, या निष्क्रिय प्लेट किनारा। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। रचनात्मक अपसारी, विनाशी अभिसारी, सरकसी सरकसी। क्या आंसर होगा? 2 3 1 कहां है? 2 3 और 1। ठीक है, समझ भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे ये होते क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, सरकसी गति में प्लेटें एक दूसरे के साथ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती हैं। सरकसी प्लेट किनारों में एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में रगड़ खाती हैं। ठीक है,
लंबवत तो ऐसे हो जाएगा, लंबवत तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होती है, ऐसे चलती है दोनों प्लेटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनी ऑफ क्षेत्र जोन किस प्रकार की प्लेट किनारों के सहारे पाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेनी ऑफ क्षेत्र, देखो पहली बात तो ये क्षेत्र दो प्लेट किनारों में जहां पाया जाता है जहां दो प्लेट किनारों में अभिसरण होता है, जहां दो प्लेट किनारों में क्या होता है, दो प्लेट किनारों में अभिसरण होता है। अब क्या हो रहा है, अब देखो, अब हो रहा है, अगर दोनों एरो आमने सामने हो तो वो होता है प्लेटों में अभिसरण या प्लेटों में टकराव। और जब प्लेटों में टकराव होता है, जब प्लेटों में टकराव होता है तो क्या होता है, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धसेगी, और कितने डिग्री पे धसेगी, ये धसेगी 45 डिग्री पर। ये कोई फिक्स नहीं है, खैर बुक में बताया हुआ है तो वही मैंने बता दिया है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इस प्लेट की डेंसिटी मान लेते हैं 3 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस प्लेट की डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये प्लेट हल्की है, ये प्लेट भारी है, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धसेगी। और नीचे क्या है, नीचे है ये जो क्षेत्र है ये है दुर्बलता मंडल, वही दुर्बलता मंडल जिसकी अभी अपन बात करते आ रहे हैं। या ये है मैग्मा भंडार, मैग्मा भंडार। अब देखो, जैसे ही दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराएंगी तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धसेगी, 45 डिग्री कोण पे धसेगी, और इसी को ही बोल देते हैं जोन ऑफ हुगो, बेनी ऑफ क्षेत्र, इसी को ही बोल देते हैं बेनी क्षेत्र, इसी को ही बोल देते हैं बेनी क्षेत्र। क्यों, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे, हुगो बेनी थे। इसी को ही अपन बोल देते हैं परिविष्टन क्षेत्र, इसी को ही अपन बोल देते हैं, इसी को ही अपन बोल देते हैं परिविष्टन, या दूसरा नाम लिख देते हैं क्षेपण क्षेत्र, इसी को ही बोल देते हैं सबडक्शन जोन, इसी को ही बोल देते हैं सबडक्शन जोन। तो कई नामों से इस क्षेत्र को जाना जाता है, चाहे क्षेपण क्षेत्र हो, चाहे परिविष्टन क्षेत्र हो, चाहे सबडक्शन जोन हो। इसके बारे में किसने बताया था, हुगो बेनी ने बताया था, इस वजह से इसको बेनियोव क्षेत्र भी कहा जाता है। बेनियोव क्षेत्र क्यों बनता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धसेगी और बेनियोव क्षेत्र का निर्माण करेगी। अब क्या होगा, अब यहां जो मैग्मा है वो और ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो यहां ज्वालामुखी विस्फोट के चांस रहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के चांस रहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन पे आ जाए, बेनियोव क्षेत्र जोन किस प्रकार के प्लेट किनारों के सहारे पाई जाती है। अब वहां अभिसारी तो दे नहीं रखा है, तो अभिसारी का मतलब क्या हो जाता है, विनाशात्मक या अभिसारी प्लेट किनारे। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं तो उनको या तो विनाशात्मक प्लेट बोलते हैं या अभिसारी प्लेट किनारे बोलते हैं। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं।
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों का या द्वीपीय तोरण का निर्माण किसका परिणाम है? यहां ये पूछना चाह रहे हैं कि जो महासागरों में द्वीपीय चाप होते हैं, द्वीपीय चाप मतलब अगर द्वीप जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार रूप में फैले होते हैं, उनको द्वीपीय चाप कहा जाता है। ठीक है, इनका निर्माण कौन सी प्लेटों के अभिसरण से होता है? तो पहला आंसर है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से। तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से तो फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये तो क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। या महाद्वीपीय इसमें भी वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब सारी प्लेट सीमाओं से सागरीय कटकों का निर्माण होता है। अब सारी प्लेट किनारों से सागरीय कटकों का निर्माण होता है। यहां है महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से। ये इनका सही आंसर है। अब होता कैसे है वो देखते हैं। देखो दोस्तों, जब दोनों तरफ से महासागरीय प्लेटें होती हैं तो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण का मतलब है कि दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती है। ये तो हो गया अभिसरण। तो इसमें जो भारी प्लेट होगी वो नीचे धंसेगी, लेकिन जो हल्की प्लेट है वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठ जाने की वजह से उस क्षेत्र में बहुत सारे द्वीपों का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही वहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, बहुत सारा वहाँ लावा बाहर निकलता है, और लावा के जमाव से भी बहुत सारे द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो इसको अपन देखते हैं कि ये महासागरीय प्लेट है और ये भी महासागरीय प्लेट है और ये भी महासागरीय प्लेट है। इन दोनों के अभिसरण से मतलब इन दोनों के टकराव से जो भारी प्लेट होगी वो नीचे धंस जाएगी और ये जो प्लेट है ये मुड़ जाएगी। मतलब ठीक उसी तरीके से जैसे वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो उसमें कुछ भाग तो पानी में डूबे रहेंगे, लेकिन कुछ भाग क्या होते हैं, कुछ भाग पानी से बाहर निकले हुए होंगे। जैसे ही यहां से इस तरीके से आकृति बनती है तो ये जो पानी से बाहर निकले हुए भाग हैं ये आपको द्वीपीय चापों के रूप में दिखाई देंगे। दूसरी चीज है कि यहां बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से भी बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं, और ये द्वीप हैं ये अर्धचंद्राकार रूप में फैले होते हैं। और इसके सबसे ज्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं आपको प्रशांत महासागर में। तो किसका परिणाम है दोस्तों, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण द्वीपीय चापों का निर्माण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को अपने को चुनना है। पहला कौन सा है, सरकसी गति में न तो नए क्रस्ट का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। देखो सरकसी किनारे कौन से कहलाते हैं, उसमें दो प्लेटें ना तो एक दूसरे से दूर जाती हैं और ना एक दूसरे के पास आती हैं, जबकि दोनों प्लेटें आपस में रगड़ खाती रहती हैं। और दोनों प्लेटें आपस में रगड़ खाने से एक तो किसका निर्माण होता है, भ्रंशन का निर्माण होता है। दूसरा, भूकंप यहां विनाशकारी आते हैं। और इस भ्रंश का जो सबसे या इस तरीके के भ्रंश का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है सेन एड्रियान्स भ्रंश, जो कैलिफोर्निया के निकट है। वो भ्रंश सरकसी प्लेट किनारों के कारण निर्मित भ्रंश है। वैसे भ्रंशों का निर्माण प्लेटों के दूर जाने से भी होता है, उसको सामान्य भ्रंश कहते हैं। जैसे ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में भ्रंश का निर्माण हो जाता है, बीच में दरार का निर्माण हो जाता है, तो उसको सामान्य भ्रंश कहते हैं। और जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराती है तब भी भ्रंश का निर्माण होता है, लेकिन वह भ्रंश व्युत्क्रम भ्रंश होता है।
वह भ्रंश कैसा होगा? व्युत्क्रम भ्रंश होगा। जबकि दोनों प्लेटें आपस में रगड़ खाने के कारण जो भ्रंश बनता है वो बनता है सन एंड्रियाड भ्रंश। क्लियर है? तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ना ही तो इसमें क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, निर्माण तो इसमें होगा और विनाश इसमें है, ये दोनों ही क्रियाएं नहीं हो रही है। सन एंड्रियाड भ्रंश का निर्माण प्लेटों की संरक्षी गति के कारण हुआ है, तो हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सन एंड्रियान भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की है, प्लेट रचनात्मक मार्जिन नहीं है। प्लेटों के रचनात्मक से तो नए धरातल का निर्माण होता है। प्लेटों के विध्वंसक मार्जिन, प्लेटों के विध्वंसक के कारण विनाश होता है। प्लेट कंजर्वेटिव मार्जिन, कंजर्वेटिव को ही हिंदी में क्या बोलेंगे? संरक्षी। कंजर्वेटिव को ही क्या बोलेंगे हिंदी में? संरक्षी बोलेंगे। बेनियोप क्षेत्र मैंने बताया ही था कि जब दो प्लेटें आमने सामने से टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे धंसती है और नीचे धंसे हुए भाग को ही क्या कहा जाता है? बेनियोप क्षेत्र या सबडक्शन जोन या क्षेपण क्षेत्र कहा जाता है, जो पहली प्लेट के 45 डिग्री के कोण के ऊपर धंसता है। क्लियर है? तो ये तीनों गलत है और प्लेट का कंजर्वेटिव जो मार्जिन होता है वो सन एंड्रियान भ्रंश के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संरक्षी या रूपांतरित सीमा एवं संबंधित भूगर्भिक घटनाएं होती हैं। इसमें यह पूछा गया है कि जो संरक्षी सीमाएं होती हैं, संरक्षी सीमाओं को रूपांतरित सीमा भी कहा जाता है, उनको निष्क्रिय सीमांत भी कहा जाता है, उनसे संबंधित भूगर्भिक घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे या तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भी कुछ भूगर्भिक घटनाएं होती हैं, या प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो भी भूगर्भिक घटनाएं होती हैं। जब प्लेटें ना दूर जाती हैं ना पास आती हैं तब भी भूगर्भिक घटनाएं होती हैं। अब किसी में कोई सी भूगर्भिक घटना तेज होती है, किसी में कोई भूगर्भिक घटना तेज होती है। तो यहां संरक्षी प्लेट किनारों में कौन कौन सी भूगर्भिक घटनाएं होंगी? पहली बात तो अपन ने देखा ही था कि प्लेटों के आपस में टकराने से भ्रंशन का निर्माण होता है, भ्रंशन का निर्माण होता है, पहली बात। दूसरी बात यह भी देखी थी कि यहां विनाशकारी भूकंप आते हैं, विनाशकारी भूकंप आते हैं। ये दो इसकी मुख्य विशेषता है, ये दो मुख्य विशेषता है। उसके बाद में आपको जो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर उसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी मुख्य विशेषता दो ही हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आओ। विनाशकारी भूकंप बिल्कुल आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की अनुपस्थिति, ध्यान रखना इसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, इसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटें ना तो दूर जा रही हैं ना प्लेटें पास आ रही हैं। तीसरी चीज, इसमें क्रस्ट अप्रभावित रहती है, इसमें क्रस्ट अप्रभावित रहती है, बिल्कुल रहती है। इसमें क्रस्ट अप्रभावित ही रहती है क्योंकि ना विनाश होता है ना रचना होती है। क्लियर है यहां तक? तो इसमें सारे के सारे जो आंसर हैं वो सही होंगे, इसमें सारे के सारे आंसर हैं वो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये है प्लेट एक और ये है प्लेट दूसरी। इसके नीचे खिसकने की प्रक्रिया को अभिसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिसरण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिसारी प्लेट किनारों पर सत्य कथन को छांटिए।
अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें यही चीज पूछी गई है कि अभी सारी प्लेट किनारों के ऊपर कौन कौन सी विवर्तनिक घटनाएं होती है। अभी सारी प्लेट किनारों पर कौन कौन सी विवर्तनिक घटनाएं होती हैं। अब कौन कौन सी होगी, देखो ये है एक प्लेट, ये है दूसरी प्लेट, और अभिसरण का मतलब है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराएंगी। आमने सामने टकराएंगी तो ये प्लेट क्षेपित होगी, और किसके नीचे क्षेपित होगी, ये क्षेपित होगी एस्टेनोस्फेयर में। ये कहां क्षेपित होगी, ये क्षेपित होगी एस्टेनोस्फेयर में। या दुर्बलता मंडल में। अब दो प्लेटों के आपस में टकराने से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके ऊपर अपने को बात करनी है। पहली घटना कौन सी है, इसमें वलित पर्वतों का निर्माण होता है। देखा है अपन ने, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहां का जो सेडिमेंट्स हैं वो मुड़ जाते हैं, और मुड़ने के कारण यहां वलित पर्वतों का निर्माण होता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आके टकराएंगी तो टकराने से कंपन होता है, और कंपन होता है तो यहां क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। दूसरी कंडीशन, यहां क्या आते हैं, यहां भूकंप आते हैं। तीसरा, जैसे ये प्लेट नीचे क्षेपित होगी तो यहां क्या बनेगा, यहां मैग्मा बनेगा। यहां क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा। तो मैग्मा बनेगा तो यहां क्या होंगे, यहां ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। यहां क्या होंगे, यहां ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी या ज्वालामुखी उद्गार होंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी क्रियाएं सबसे ज्यादा अपसारी प्लेट किनारों में होती हैं, इनमें कम होती हैं। ठीक है। दूसरा, यहां ये क्या बन रहा है, यहां ये बेनी ऑफ क्षेत्र बन रहा है। बेनी ऑफ क्षेत्र बन रहा है। तीसरी चीज, और यहां स्थलखंड का विनाश होता है। क्यों, टकराती हैं, दूर जाती है तो रचना होती है, टकराती है तो विनाश होती है। तो यहां स्थलखंड का क्या होता है, विनाश होता है। ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं दो प्लेटों के आपस में टकराने से। दो प्लेटों के आपस में टकराने से। इसके बारे में आपको ज्यादा क्या बताएं, कई बार बता चुके हैं। ये क्या है, बेनियोफ क्षेत्र है। ये बेनियोफ क्षेत्र है। इसके बारे में हुगो बेनी ने बताया था। हुगो बेनी ने बताया था। इसको, या जहां प्लेटें धंसती है, जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और जिस स्थान के ऊपर धंसती है उसको सबडक्शन जोन बोला जाता है। सबडक्शन जोन बोला जाता है, या क्षेपण क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है। अब आ जाओ, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बेनियोफ क्षेत्र बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर यहां भूकंप भी आता तो बिल्कुल होता है। इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। यहां कौन सी प्लेट थी, ये प्लेट थी दोस्तों यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट।
ये कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट। और नीचे से कौन सी प्लेट आ रही थी? भारतीय प्लेट या प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं। जो पहले किससे जुड़ा हुआ था? जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, जो अफ्रीका और मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था। इससे टूट करके ये किधर की ओर प्रवाहित हुआ? उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। यहां क्या थी? यहां था टेथीज भूसन्नति। इस क्षेत्र में क्या थी? इसमें थी टेथीज भूसन्नति, टेथीज जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या होती है दोस्तों? वह महासागरीय क्षेत्र जो अवसाद की वजह से छिछला हो गया है, वह लंबा महासागरीय क्षेत्र जो अवसाद के जमाव की वजह से छिछला हो गया है या कम गहराई वाला हो गया है, उसको भूसन्नति कहा जाता है। अब जैसे ही भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं, तो आपस में टकराती हैं तो यहां किसका निर्माण हो गया? यहां निर्माण हो गया हिमालय का। तो हिमालय किसके परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है? दोनों प्लेटों के अभिसरण से, दोनों प्लेटों के टकराने से। दोनों प्लेटें कैसी हैं? दोनों ही प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हैं। दोनों ही प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हैं। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि हिमालय का निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। ये आंसर इसमें हो जाएगा, महाद्वीपीय अभिसरण की सीमा से। यहां ध्यान दे लेना, महासागरीय को ध्यान से पढ़ना है, गलत मत कर देना क्वेश्चन को। क्वेश्चन एग्जामिनर इसी तरीके के बनाएंगे कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सा सिंपल सा है सॉरी, बहुत सिंपल सा, इसको टिक करके आ गए, अब जबकि आपने पढ़ा ही नहीं, जबकि ये क्वेश्चन आपको आ रहा था और बहुत अच्छी तरीके से आ रहा था। तो अभिसरण का यहां ये भी ध्यान रख लेना, यहां अपसरण भी दे सकता है, यहां अपसरण भी दिया जा सकता है, उस चीज का भी ध्यान रखना। भारतीय प्लेट एवं यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सीमा स्थित है? कौन सी प्लेट सीमा स्थित है? महाद्वीपीय क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। अपसारी का मतलब होता है जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। पहले तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है या उसमें जो वर्ड आ रहा है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, और अगर डेफिनेशन पता है तो उसका आप लगभग आंसर सही कर दोगे। तो अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। देखो, इंडियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, ये तो अपसारी का है क्योंकि यहां अंटार्कटिक प्लेट है और इंडियन जो प्लेट है वो ऊपर की ओर जा रही है, जबकि ये यहां स्थिर है, तो इनके बीच में गैप बढ़ रहा है, तो ये तो अपसारी है। नाजका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये नाजका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, नाजका प्लेट से प्रशांत महासागरीय प्लेट दूर जा रही है, अपसारी है। मध्य अटलांटिक कटक को तो अपसारी सीमा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही यही है। इधर अमेरिकन प्लेट, इधर यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो अटलांटिक महासागर में एक ऐसा आकार का कटक बना हुआ है, और ये कटक किसका है? अपसारी सीमा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर फिलीपींस प्लेट के साथ टकरा रहा है और उसकी वजह से ही वहां बहुत सारे द्वीपीय चापों का निर्माण हो रहा है। थोड़ी देर पहले ही पड़ा है, बहुत सारे द्वीपीय चापों का निर्माण हो रहा है। जब दो महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो वहां द्वीपीय चापों का निर्माण होता है, उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने आ गया है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आज का जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो समाप्त होता है, और जिन दोस्तों को या जिन स्टूडेंट्स को हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेनी है तो प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के आप आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आई क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लाइव बैच चल रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको क्लास नोट्स के रूप में मिलेगा। इसी हिसाब से आपको बहुत शानदार डायग्राम के साथ हर चीज समझाई गई है। तो जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ करके अच्छी तैयारी करनी है तो वो या तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8094610611। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप या कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर किसी को नोट्सों की सैंपल पीडीएफ मंगवानी है तो इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ चीज़ आपको मिल नहीं रही है, जैसे लिंक वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बाद में आप सबसे वापिस से। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।